रात के घने अंधेरे में लगातार बारिश हो रही थी, जिससे उस लड़की की घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो अंधेरी भूल भुलैया वाली सड़कों पर भाग रही थी। उस डरावनी अंधेरी रात में उस अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश करती हुई चांद की कुछ किरणें और स्ट्रीट लाइट मानो अमावस में लालटेन जल रही हो, कड़कड़ाती हुई बिजलियों का शोर और सड़क पर पड़ रही कुछ अजीबोगरीब आकृतियां माहौल को और भी ज्यादा भयावह रूप दे रही थी। आसपास कुछ बंजर और खंडर पड़ी हुई इमारतें, जिन्हें देखते ही किसी का भी खून सूख जाए। वह लड़की घबराते हुए, अपना सलाइवा गटकते हुए, माथे से बह रहे पसीने को अपने चेहरे पर आ रहे महसूस कर रही थी। एक हल्के से पत्तों की आहट से भी उसकी रूह कांप रही थी। वो यूं ही घबराकर बेतहाशा सड़क पर दौड़ते हुए बार बार अपने पीछे आने वाले किसी शख्स के भारी कदमों की आवाज को सुन सकती थी, जिसे सुनकर उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे, मानो हर पल उसके अंदर से जान निकलने के लिए बेताब हो रही हो। वो बस किसी तरह अपनी जान छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगाकर दौड़ रही थी, और खुशी और कुछ ही पल में जैसे वो एक कोने में मुड़ी, अचानक ही वो एक खाली पड़े गोदाम की एक बड़ी सी इमारत के सामने थी, जिसे देखते ही वो कुछ पल के लिए ठिठक कर खड़ी हो गई। लेकिन फिर ना चाहते हुए भी घबराहट के कारण वो अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जल्दी जल्दी घबराते हुए उस गोदाम में छुपने की जगह ढूंढ रही थी। वो लगातार गोदाम बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे अपनी जगह पर बेदर्दी ढंग से लटके हुए थे। वह उस अंधेरे डरावने गोदाम में छुपने के लिए जगह देख ही रही थी कि तभी अचानक उसे एक बार फिर उन भारी कदमों की आहट अपने करीब महसूस हुई। इसके बाद उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, और कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण वो और भी अंदर तेजी से भागने लगी। घबराहट के कारण अभी भी छुपने की जगह वो ढूंढ रही थी और बस अंदर जाती जा रही थी। लेकिन अंधेरा इस हद तक दम घोटने वाला था, और हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी। जैसे जैसे वो गोदाम में अंदर गई, उसे अपने चारों ओर धीमी फुसफुसाहटें गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, जो उसके हाथ पैर ठंडे करने के लिए काफी थे। उसे अपने आसपास का एटमॉस्फेयर और ऑरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। इसके बावजूद उसने अपने कदम नहीं रोके, और अगले ही पल वो उस गोदाम से होते हुए अचानक एक खाली मैदान के पास आई, जिसे देखकर उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसके सामने वो खाली मैदान एक सुनसान खेल का मैदान था, जिसमें कुछ झूले भयावह रूप से चरमरा रहे थे और कुछ घूम रहे थे, जबकि एक अकेला झूलता हुआ घोड़ा अपने आप ही आगे पीछे चल रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं थी, इस जगह पर उसके अलावा भी कोई है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे अपने आसपास कुछ लोगों की बातें करने की, पैरों की आहट और फुसफुसाहट की आवाज बहुत ही साफ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी डरावनी आंखों से घूर रहा है। भूत प्रेत की अनदेखी को करते हुए वो यूं ही डरते हुए आगे बढ़ रही थी। वो बस किसी तरह इस जगह से निकल जाना चाहती थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वो उसे पूरे मैदान में अकेला होने के बावजूद शायद अकेले नहीं थी। उसे महसूस हुआ वो एक भूल भुलैया में फंस चुकी है कि तभी वो अचानक ही किसी चीज से टकराई, और धड़ाम की आवाज के साथ वो नीचे गिरी। की आवाज की सिसक के साथ उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उन पैरों की आहट अपने आप ही बंद हो गई, जिसे महसूस होते ही उसने एक सुकून की सांस ली और पास की ही दीवार के सहारे टिककर अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। और जैसे ही उसने सोचा कि वह अपने पीछा करने वाले से बच गई है, अचानक ही उसने अपने सामने एक चौड़ी डार्क हरी आंखों वाली एक जोड़ी काफी अजीब तरीके से चमकती हुई आंखों को देखा। सर से लेकर पांव तक अंधेरे में छुपा हुआ वह काला शख्स, और साया, बड़े बड़े पंख और लंबे लंबे नाखून, उसके होठों के किनारे से बह रहा खून जो कि टप 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 होते हुए जमीन पर गिर रहा था। वह अब धीरे धीरे अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा रहा था, और हर कदम के साथ वो राक्षस जैसा शरीर अपना रूप बदल रहा था और भी ज्यादा डरावना हो रहा था। उसके आतंक और डरावने और के कारण
वो लड़की अब खुद को असहाय महसूस कर रही थी कि तभी वह डरावना साया अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए मानो उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास आओ रानी, कहते हुए उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल थी, जिसे देखकर ही उस लड़की के शरीर से मानो आत्मा आजाद होने के लिए बेचैन हो गई। घबराहट से उसके होंठ कांपने लगे और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए और अचानक ही की दर्द भरी चीख के साथ खून जमा देने वाली दर्दनाक आवाज उस पूरे इलाके में गूंज उठी और तभी वह लड़की अचानक ही हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठी। इसके बाद वो लंबी लंबी सांस ले रही थी, उसके माथे से पसीना बह रहा था, उसका गला सूख रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जल्दी जल्दी हड़बड़ाकर अपनी पूरी नजर कमरे में दौड़ाती है, जिसके बाद खुद को एक शांत अकेले कमरे में पाकर वो कुछ पल के लिए रिलैक्स हुई कि तभी एक बूढ़ी औरत जल्दी से घबराते हुए कमरे में दाखिल हुई और उसने पास में आकर बैठते हुए परेशान भाव से, रानी रानी क्या हुआ बेटा, रानी क्या हुआ तुम्हें, तुम चीखी क्यों, क्या फिर से वही सपना देखा, ये लो पानी पी लो, कहते हुए बूढ़ी औरत जल्दी से पास में रखे हुए मटके से पानी निकालकर उस लड़की को पिलाती है। बूढ़ी औरत के हाथों से पानी का गिलास लेकर बिस्तर पर बैठी हुई लड़की रानी अपने एक ही सांस में गटागट उस पानी को पी गई और कुछ पल बाद अपनी सांसों को काबू कर उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, अम्मा अम्मा मैंने फिर से वही सपना देखा अम्मा, वो बहुत डरावना था अम्मा, अम्मा वो बहुत डरावना था। उसने मुझे कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने क्यों कई सालों से ये सपना मुझे हर रात परेशान करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे हर पल देख रहा है, मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है और इस बार तो मैंने उसे काफी करीब से देखा अम्मा, काफी करीब से देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा, प्लीज मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए रानी रोते हुए अचानक ही बूढ़ी अम्मा के सीने से लग जाती है और उसकी बातों को सुनकर बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर न जाने कैसी परेशानी की लकीरें थी। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, चुप हो जाओ रानी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये बताओ वो ताबीज जो मैंने तुम्हें दिया था वो तुमने अपने गले में पहन कर तो रखा है ना, दिखाओ मुझे। और यह सुनकर रानी जल्दी से अपने गले में पहना हुआ ताबीज अम्मा को दिखाती है, जिसके देखने के बाद न जाने क्यों अम्मा के चेहरे के रंग उड़ने लगे थे और अब उन्होंने अपने चेहरे को उठाकर खिड़की के बाहर चांद की तरफ देखा तो उनकी आंखों में घबराहट नजर आने लगी। लेकिन इसके बावजूद वो अपने चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन को छुपाते हुए रानी से बोली, बेटा रानी तुम अगले हफ्ते 18 साल की हो जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, तुम्हें याद तो होगा ना। और अचानक इस मौके पर अम्मा के मुंह से अपनी शादी की बात को सुनकर रानी पहले तो हैरान होती है और अम्मा को देखने लगती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती और बस अपनी नजर झुका लेती है, क्योंकि उसे याद आया कि अम्मा ने उसे पहले ही बताया था। हालांकि शादी करने का उसका फिलहाल कोई इरादा नहीं था, लेकिन अम्मा की बात को वो टाल भी नहीं सकती थी। अब अम्मा उसे प्यार से बिस्तर पर सुलाकर धीरे धीरे उसके सर को थपकी देते हुए परेशानी से अपने आप से बोली, पूर्णमासी की रात नजदीक आने वाली है, जिस दिन रानी 18 साल की हो जाएगी और उसके बाद कहीं उसे अपनी सच्चाई के बारे में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे जल्दी से जल्दी दीपक से बात करनी होगी, एक वही है जो उसे इस मौके पर संभाल सकता है। इतना कहकर अम्मा एक ठंडी सांस लेती है और अगली सुबह मुंबई शहर की एक बहुत ही बड़े अनाथ आश्रम में मंदिर की घंटियों की और खूबसूरत आरती की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर अनाथ आश्रम के सभी बच्चे अपने अपने बिस्तर से उठकर जल्दी जल्दी फ्रेश होने के लिए एक बड़े से बाथरूम में दौड़ गए, ये नहाने के लिए, जहाँ नहाने के लिए लाइन से कई सारे शावर लगे हुए थे। यहाँ बच्चों के नहाने के लिए 2 सेक्शन बने हुए थे, एक बाथरूम के सेक्शन में लड़कियों के लिए जगह थी और दूसरे में लड़कों के लिए। सभी लड़के और लड़कियां जल्दी जल्दी नहाते हुए आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, कोई ब्रश कर रहा था तो कोई शावर नीचे ले रहा था तो कोई सबके बालों में शैम्पू, जो कि एक रूम की तरह थे ताकि उन्हें प्राइवेसी मिल सके। थोड़ी ही देर में सभी रेडी होकर जल्दी से एक साथ दौड़ते हुए मंदिर की तरफ आए, जहाँ कुछ ही पल में आरती खत्म हो चुकी थी। अब वह लड़की धीरे से पलटकर जैसे ही देखती है, अनाथ आश्रम के सभी बच्चे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए हाथ जोड़कर अम्मा वहाँ खड़े थे। अम्मा भी उन्हीं बच्चों के बीच में थी। रानी ने सभी को प्रसाद दिया और अपने सर पर रखा हुआ लाल दुपट्टा हटाकर अच्छे से अपने कंधे पर रखते हुए बोली,
आज तुम लोगों के लिए मैंने नाश्ते के बाद केक का अरेंजमेंट किया है। तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम्हें केक खाना है, तो चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है। और केक के नाम सुनते ही सभी बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुशी से उछलते हुए, ये रानी दीदी बहुत अच्छी है, दीदी आप बहुत अच्छे हो, हमारा कितना ख्याल रखते हो। और यह सुनकर रानी मुंह बनाते हुए बोली, अरे बस बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद मुझे दोपहर के खाने के लिए सब्जियां लेने बाजार जाना है। स्वीटी नाश्ता करके तुम रेडी हो जाना, तुम भी मेरे साथ चलना। जी दीदी। इतना कहकर स्वीटी भी सभी बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। रानी अम्मा की देखरेख में सभी बच्चों को खाना परोसने लगी। यहाँ डाइनिंग टेबल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। बच्चों को खाना खाने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले छोटे बच्चे खाना खाते थे और लास्ट में सबसे बड़े बच्चे। लड़कियों को पहले खिलाया जाता था और लड़कों को लास्ट में। यहाँ लड़का और लड़की में ज्यादा भेदभाव नहीं था। यहाँ सभी मिलकर एक साथ रहते थे। हालांकि यहाँ लड़के 15 साल के बाद नहीं रह सकते थे। यहाँ सभी की उम्र 15 साल से कम ही थी। 15 साल तक अगर किसी ने उन लड़कों को अडॉप्ट कर लिया तो ठीक है, वरना इन्हें शहर के दूसरे अनाथ आश्रम में भेजना पड़ता था, जो कि सिर्फ लड़कों के लिए बना था। खाना खाते हुए अम्मा ने बच्चों को बताया, आज जून महीने की आखिरी सोमवार है और 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। जिसे सुनते ही सभी बच्चों का खाना खाता हुआ हाथ रुक गया और उनके चेहरे पर मायूसी आ गई। वह सभी अपनी गर्दन घुमाकर अपने बीच बैठे हुए कुछ बच्चों की तरफ नम आंखों से देखने लगे। और कुछ देर बाद पूरा अनाथ आश्रम एक बार फिर गम में डूबा हुआ था, क्योंकि जून महीने का आखिरी सोमवार यानी कि वह काला दिन जब फिर से अनाथ आश्रम से कुछ लड़कों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। माहौल काफी गमगीन था। यहाँ साल में 2 बार बच्चों को शिफ्ट करना पड़ता था। आज अनाथ आश्रम से 4 लड़कों को दूसरे शहर भेजा जा रहा था, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने किसी ने भी उन्हें अडॉप्ट नहीं किया था। अम्मा और रानी आसपास के कुछ केयर टेकर के साथ उन लोगों को भारी दिल से भेजने की तैयारी कर रहे थे। वही वो बच्चे सभी से लिपट लिपट कर रो रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनको यहाँ से ना भेजा जाए। हालांकि वो लोग भी जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये माहौल उन लोगों के लिए एक घर जैसा था और अब किसी नई जगह पर एडजस्ट करना वो उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। वो बच्चे रोते हुए अम्मा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें ना भेजा जाए, लेकिन अम्मा अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए उन बच्चों को तरफ देखती भी नहीं है, क्योंकि उनके हाथ भी खाली थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। हालांकि बच्चों को जाता हुआ देखकर उन्हें भी रोना आ रहा था, जिसे वो किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने तुरंत ही दूसरे अनाथ आश्रम से आई हुई टीम को वो बच्चे ले जाने का इशारा किया और रानी ये नजारा कई सालों से देख रही थी और रोते हुए अपने हाथों से बना हुआ कुछ केक और स्नैक्स उन बच्चों के लिए पैक करती है और उन्हें सीने से लगाते हुए उन्हें भरोसा देती है कि वो उनसे मिलने के लिए जरूर आएगी। वो बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। वो वहाँ से चले गए। अब अम्मा सभी कागजी कार्यवाही को कंप्लीट कर वापस अपने कैबिन में आई और ड्रॉर से एक ग्रुप फोटो निकालकर नम आंखों से उन बच्चों के चेहरे को अपने हाथों से सहलाने लगी कि तभी अचानक ही कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ, जिसे सुनते ही अम्मा जल्दी से फोटो को वापस ड्रॉर में रख देती हैं और कम इन की आवाज के साथ वो दरवाजे पर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत देती हैं। कि दरवाजे पर खड़ी रानी धीरे से कमरे के अंदर आई। आप दूसरों से अपना दर्द छुपाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए अम्मा, मैं जानती हूँ आप कितनी दुखी हैं। अम्मा, क्या हम लोग आश्रम के ट्रस्टी से बात करके यहाँ का दायरा बढ़ा नहीं सकते? मेरा मतलब, क्या सभी बच्चों को हमेशा यहाँ से भेजना जरूरी है? कहते हुए रानी के चेहरे पर मायूसी थे और उसकी बात को सुनकर अम्मा भी मायूस होकर, मैंने इसकी बहुत कोशिश की है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो रानी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है और शायद बच्चों का यहाँ से जाना जरूरी है, वरना लड़कियों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें तो मालूम ही है 18 साल की होने के बाद यहाँ की लड़कियों को या तो यहाँ से जाना पड़ता है, पढ़ लिख कर आजाद होना पड़ता है, अपने बलबूते पर खड़ा होना पड़ता है, वरना उनकी शादी करवा दी जाती है और इस बार उनमें से तुम भी शामिल हो। और अम्मा की बात को सुनकर रानी एक बार फिर मायूस हो गई। वो खाने की प्लेट अम्मा के पास सजाने लगी और भरे हुए गले से बोली, अम्मा, अगर मैं शादी ना करके अपनी पढ़ाई का फायदा उठाकर शहर में जॉब करना चाहूँ, मेरा मतलब मैंने ग्रेजुएशन की है तो। नहीं, तुम्हारा फैसला हो चुका है रानी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। दीपक के साथ तुम्हारी शादी का तय हो चुकी है, मैंने उसे जुबान दी है जिससे मैं फिर नहीं सकती। वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे लिए शायद यही सही है, तुम्हें ये शादी करनी होगी। उसके बाद अगर तुम जॉब करना चाहो तो दीपक की मर्जी से कर सकती हो,
तुम तो जानती हो ना, दीपक भी एक अनाथ आश्रम में, इसी अनाथ आश्रम में पला बड़ा है, लेकिन आज वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है और मुझे अपनी अम्मा मानता है। उसने जब से तुम्हें देखा है, तुमसे शादी करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की और मैंने भी मना नहीं किया, क्योंकि उसकी काबिलियत बहुत अच्छी है। वो तुम्हें खुश रखेगा। अगर तुम मेरी जरा भी इज्जत करती हो तो प्लीज मान जाओ बेटा। और अम्मा की बात को सुनकर रानी अब आगे कुछ नहीं कहती कि तभी अम्मा की नजर रानी के खुले हुए बालों पर गई, जिसे देखकर अम्मा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने खाना साइड में रखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ रानी, ये क्या हरकत है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपने बालों को खुला मत छोड़ो करो। और ये क्या पहन रखा है तुमने, हाफ स्लीव का कुर्ता? मैंने तुम्हें फुल स्लीव का कुर्ता दिला रखा है ना, तुम उसे क्यों नहीं पहनती? अचानक अम्मा के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन को देखकर रानी घबराते हुए, अम्मा वो दरअसल माफ कीजिएगा, वो मेरे बाल गीले थे ना, तो मैंने सोचा सूख जाएंगे तो बांध लूंगी। और ये कुर्ता वो दरअसल सुबह खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया था, तो फुल स्लीव के कुर्ते में जलन हो रही थी। इतना कहकर रानी अपना जला हुआ हाथ अम्मा की तरफ दिखाती है, जिसे देखकर अम्मा के चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वो एक बार फिर रानी पर चिल्लाते हुए, इतना सा हाथ जला है, जलन से मर नहीं जाओगी? तुम्हें पता है ना, कोई मेरी बात को इग्नोर करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभी के अभी जाकर अपना कुर्ता बदलो और चोटी बनाओ बालों की, वरना कतर कर रख दूंगी इसे, तुम्हारे सारे बालों को, समझी? और अम्मा की गुस्से भरी आवाज को सुनकर रानी जल्दी से हाँ में सर हिलाकर कमरे की तरफ भागी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी ही कमरे में आई और जले हुए हाथ को देखती है, फिर अपने बक्से से अपना कपड़ा निकालकर पहले तो फुल स्लीव की कुर्ती चेंज करती है, फिर अपने बालों को कॉम्ब करते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और चोटी बनाने लगी कि तभी स्वीटी धीरे से मायूस चेहरा लेकर रानी के पास आते हुए उससे माफी मांगकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं अगर आपको बाल खुले करने का जिद नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मा आपको इस तरह डांटती क्यों है? आपको पता है आपके खुले लंबे रेशमी बाल कितने खूबसूरत हैं और आप इसको खुला छोड़कर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। आपकी ये गोरी स्किन, ऐसा लगता है जैसे आप कहीं की राजकुमारी हैं। आपको नहीं लगता कि अम्मा आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही है? वरना आश्रम की बाकी लड़कियां तो लंबे कुर्ते, हाफ कुर्ते और फ्रॉक भी पहनती हैं जो कि दान किए हुए होते हैं। अम्मा उन सबको कुछ नहीं कहती, लेकिन आपको हमेशा से बचपन से ही ऐसे करती हैं। और स्वीटी की बात को सुनकर रानी, जो कि फिलहाल काफी दुखी थी, अपने दुख को छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर स्वीटी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, अरे स्वीटी ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा, दरअसल अम्मा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, तो उन्हें मुझे खुले बाल में देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि मेरे बाल टूट जाएंगे। तुझे तो ये पता ही है, और मेरी गोरी स्किन तो जानती है ना, मुझे गर्मी में जल्दी रैशेज हो जाते हैं, इसीलिए वो मुझे मना करती हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम है, गर्मी के कारण चमड़ी काली पड़ जाएगी, टैन हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अच्छा अब चल, हमें मार्केट चलना है। इतना कहकर रानी अपने बालों को बांध लेती है और अपनी जगह से उठकर पर्स उठाकर उनमें कुछ पैसे रखते हुए स्वीटी का हाथ पकड़कर मार्केट की तरफ निकल गई। वहीं स्वीटी भी अब खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी ये बातें रानी अपने दिल को बहलाने के लिए कह रही है, लेकिन सच क्या है वो शायद वो भी जानती है। अम्मा भले ही रानी के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, लेकिन वो उसके साथ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थी। थोड़ी ही देर में रानी और स्वीटी मार्केट में आ चुकी थी और वो वहाँ सब्जियों के साथ कुछ शॉपिंग कर रही थी कि तभी अचानक ही सड़क किनारे एक लड़का, जो कि अपनी बाइक पर बैठा हुआ सर पर हेलमेट पहने कहीं जा रहा था, उसकी नजर अचानक ही रानी पर गई और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो तुरंत ही अपनी बाइक को घुमाकर उन दोनों के पास लाते हुए अगले ही पल रानी से बोला, अरे रानी तुम यहाँ कैसी हो? और अचानक इन शब्दों को सुनकर रानी अचानक ही हैरानी से अपनी नजर उठाकर उस लड़के की तरफ देखती है, तो अपने सामने एक हैंडसम मस्कुलर बॉडी वाले खूबसूरत से लड़के को देखकर चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाती है और अपनी नजर नीचे कर लेती है। जी वो मैं बस बाजार आई थी कुछ सामान लेने, बस जा ही रही हूँ कि तभी रानी की बगल में खड़ी स्वीटी मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीपक भैया आप इतने दिनों बाद मिले हैं, और आपकी बाइक, वाह कितनी खूबसूरत बाइक है, आपने नई ली क्या? यह सुनकर दीपक मुस्कुराते हुए स्वीटी और रानी की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए बोला, हाँ मैंने अभी अभी ली है, अच्छी है ना? हाँ दीपक भैया ये तो बहुत अच्छी है, और बिल्कुल चमचमाती नई बाइक। रानी दीदी जरा देखिए ना कितनी खूबसूरत बाइक है, और
स्वीटी के कहने पर रानी भी तिरछी नजर से उस बाइक को देखती है। ठीक है, कहते हुए वो आगे कुछ नहीं बोलती कि तभी दीपक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अब रानी, मैंने नई बाइक ली है, तो अगर तुम चाहो तो क्यों ना हम लोग एक राइड पर चले, अब आइसक्रीम खाने चलते हैं या फिर तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे, जो तुम कहो। और यह सुनकर स्वीटी काफी एक्साइटेड होने लगती है, लेकिन रानी दीपक को साफ मना करते हुए बोली, अब नहीं, रहने दीजिए, मैं लेट हो रही हूँ। अगर अनाथ आश्रम में जाने में देर हो जाएगी तो अम्मा नाराज हो जाएगी। वैसे भी दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, घर जाकर खाना भी बनाना है। और यह सुनकर दीपक उसे इंसिस्ट करते हुए बोला, मैं समझता हूँ रानी, लेकिन प्लीज तुम थोड़ा देर तो चल सकती हो ना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस आइसक्रीम खाकर निकल जाएंगे। स्वीटी, तुम ही समझाओ ना रानी को। और यह सुनकर रानी स्वीटी एक्साइटेड होते हुए रानी को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, दीदी प्लीज चलिए ना, देखिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुझे भी नई बाइक पर बैठने का बहुत दिल है, प्लीज चलो ना दीदी। और ये तो दीपक भैया हैं, इनके साथ घूमने पर अम्मा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी, प्लीज समझो ना दीदी। और स्वीटी के इतना कहने पर ना चाहते हुए भी रानी हाँ में सर हिला देती है। दीपक के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत ही अपनी बाइक पर अपनी पकड़ कस लेता है और रानी स्वीटी की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम लोग मेरे पीछे बैठ जाओ, हम लोग चलते हैं। रानी अब हिचकिचाते हुए दीपक की गाड़ी की तरफ आई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने पहले स्वीटी को बैठा दिया और खुद लास्ट में बैठ गई। ये देखकर दीपक को कुछ खास अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर वो आगे लगे हुए फ्रंट मिरर में रानी के शर्म से लाल चेहरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब उसने बहुत ही प्यार से अपनी मीठी आवाज में कहा, अब हम लोग चल रहे हैं, अच्छे से पकड़ लेना। इतना कहकर वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड में वहाँ से दौड़ा देता है। कुछ ही देर में वह लोग एक आइसक्रीम पार्लर के आगे खड़े थे। दीपक आइसक्रीम खाने के बहाने रानी से बात करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि रानी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वो हाँ या ना में सर हिलाकर ही जवाब दे रही थी। दीपक जानता था ये बहुत शर्मीली है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करता। थोड़ी ही देर में रानी और स्वीटी वापस अपने अनाथ आश्रम के लिए आ गए, जहाँ रानी एक बार फिर अपने काम में लग गई। वही स्वीटी सबको खुश होकर दीपक की नई बाइक के बारे में बता रही थी, जो सुनकर अम्मा भी खुश थी, ये देखकर कि रानी दीपक के साथ थोड़ा घुल मिल रही है, क्योंकि वो यही चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ एक काले अंधेरे कमरे में किसी के दर्द से चीखने की आवाजें गूंज रही थी।